मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। ने लूटा उतना। फिर क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने तो रास्ता खोल दिया लूट का। फिर दूसरा आ गया, उसकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी आया, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा आ गया विलियम पिट, उसने लूटा इस देश को। फिर चौथा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर पांचवा आ गया इस देश में लॉरेंस, उसने लूटा इस देश को। फिर छठा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। ऐसे 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आते रहे, लूटते ही रहे इस देश को। और वो जो लूट मची इस देश में, उसमें ये देश गरीब हो गया। ये देश गरीब नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत पर जो रिसर्च की है, ऐसे 200 इतिहासकार हुए इंग्लैंड में। विलियम डिग्वी हुआ, विलियम डेरिलिम्पल हुआ, जे कैंपवेल हुआ, ऐसे अंग्रेजों के 200 से ज्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए जिन्होंने भारत पर रिसर्च की। और उन सब ने एक बात लिखी है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर है। हम कहते रहते हैं ना सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। विलियम डेरिलिम्पल कहता है कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर था। विलियम डिग्वी ने लिखा अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। और विलियम डिग्वी तो कहता है कि दुनिया भर का सारा सोना इकट्ठा होके भारत में आता था। और ये कैसे आया भारत में सारा सोना इकट्ठा होके? भारत में सोना पैदा तो होता नहीं, और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं, फिर कहां से आया? सारे देश का सोना, सारी दुनिया का सोना हमारे यहां क्यों आता था? तब पता चला दस्तावेजों में कि 3000 साल भारत ने दुनिया में निर्यात का व्यापार किया है। खाली निर्यात किया है, आयात नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट किया है 3000 साल। और उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे 3000 साल सारी दुनिया में, और हमारा कपड़ा इतना बेहतरीन होता था, सारी दुनिया में बिकता था, तौल से बिकता था उस समय कपड़ा। अभी मीटर से बिकता है, पहले तौल से बिकता था। और दस्तावेज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, आपको भी दिखाऊंगा कभी, कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था। सोना हमें मिलता था, कपड़ा हम बेचते थे। हमने 3000 साल कपड़ा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल। और 3000 साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है, क्योंकि जितना बेहतरीन कपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था। हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को, हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को, उसके प्रमाण है। फिर कपड़े के अलावा हम बेचते थे स्टील, लोहा। भारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक, वो ये बताते हैं कि 10वीं शताब्दी से स्टील बनता है इस देश में। आज से लगभग 1000 साल पहले से स्टील बनता है, और स्टील की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी हमारे देश में कि उस स्टील में जंग नहीं लगता। एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ जे कैंपवेल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, स्कॉलर भी था। उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है। और वो कहता है कि भारत का जहाज, जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम 100 साल चलता है वो जहाज। 70 साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में, और 30 साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है। 100 साल वो जहाज पानी में घूमता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है, पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे।
वो कहता भारत का जो आयरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है, और भारत के लोगों की जो अकल है उस आयरन ओर से स्टील बनाने वाली, वो दुनिया में बेजोड़ है, किसी के पास इतनी अकल नहीं। जे कैम्पबेल ने बहुत विस्तार से लिखा स्टील प्रोडक्शन पे। वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं, ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी, इनकी अकल इतनी ऊंची है। 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करना मजाक बात नहीं है, वो भी बिना बिजली के। बिजली नहीं थी उस समय, तो हम क्या जलाते थे? हम जलाते थे लकड़ी, और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिलाकर जलाते थे, तब इतना टेम्परेचर होता है। लकड़ी में सामान्य रूप से 700-800 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, लेकिन हम 1500 तक डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते थे, तभी लोहा गलता है, इससे कम पे लोहा पिघलता नहीं। तो इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे, सारी दुनिया में बिकता था ये स्टील, और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे। फिर हम ईंट बेचते थे, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की ईंट बिकती थी। अपने भारत में एक पतली ईंट बनती है, पतली, एकदम पतली। वो ईंट की विशेषता है कि उसकी उम्र 1000 साल है। ये जो मोटी ईंट है ना, ये 500 साल में टूट जाती है, पतली ईंट 1000 साल तक चलती है। और वो पतली ईंट हमारे यहाँ सभी किलों में लगी हुई है, जाके देख लो, पुराने किले जितने हैं ना, और पुराने किले अभी तक बचे इसलिए हैं कि पतली ईंट लगी हुई है उनमें। और ईंट से ईंट जोड़ने के लिए चूना लगा हुआ है, चूना की उम्र 1000 साल है। सीमेंट ये जो बनता है ना जोड़ने वाला, ये 100 साल भी नहीं टिकता, और चूना 1000 साल चलता है, जबकि सीमेंट उसी चूने से बनता, ध्यान देना। हाँ, सीमेंट चूने से ही बनता है, लेकिन हम चूना जो तैयार करते थे वो 1000 साल टिकता था, ये सीमेंट 100 साल नहीं टिकता। और चूने से घर बनाओ तो कभी भी क्रैक नहीं आता, दीवार में दरार नहीं पड़ती। सीमेंट का घर बनाओ, तीसरे दिन दरार पड़ जाती है, इतनी रद्दी टेक्नोलॉजी है सीमेंट। क्यों? यूरोप से आई है। हाँ, हमने नहीं बनाई ये सीमेंट की टेक्नोलॉजी, ये विदेशों से आई है। हमारे यहां तो चूना बनता था, और चूना बिकता था, ईंट बिकती थी। दुनिया भर के, यूरोप के कई देशों के भवन और इमारतें भारत की ईंट से बने हुए हैं, अभी भी हैं, जाके देख सकते हैं। लंदन में कई बिल्डिंग हैं जो भारत की ईंट से बनी है। और हम स्टील बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, चूना बेचते थे, ईंट बेचते थे, ऐसी हम सैकड़ों चीजें बेचते थे, मसाले बेचते थे, औषधि बेचते थे, खाने पीने का माल बिकता था। और ये सब सोने के बदले में बिकता था, क्योंकि सोना एक्सचेंज का माध्यम था। तो सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हुआ, इसलिए ये देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर बना। और इसलिए इस देश के सोने को लूटने के लिए 1000 साल विदेशी आते रहे। मोहम्मद बिन कासिम सोना लूटने आया था, महमूद गजनबी सोना लूटने आया था, तैमूर लंग सोना लूटने आया था, अहमद शाह अब्दाली सोना लूटने के लिए आया था, पुर्तगालियों का वास्को डिगामा भी सोना लूटने आया था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का वो सोना ही लूटने आया था। ये सब सोने के लुटेरे थे, व्यापारी नहीं थे। और इन्होंने जो लूट मचाई इस देश में 1000 साल, उसमें ये देश कंगाल हो गया, गरीब हो गया, भूखमरी का शिकार हो गया। अब एक एक अंग्रेज 900 जहाज पानी के भरकर यहां से सोना ले जाए, एक अंग्रेज, और ऐसे 84 अंग्रेज, अंदाजा लगाओ कितना लूटा होगा। मैंने ये जो प्रमाण इकट्ठे हुए इन पे से अंदाजा लगाया और एक कैलकुलेशन किया। अंग्रेजों ने कम से कम 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी है यहां से, 300 लाख करोड़। और ये लूट चलती रही 15 अगस्त 1947 तक। अब महत्व की और एक बात कहना चाहता हूं, इस लूट के 2 हिस्से थे। एक लूट होती थी अनऑफिशियल और एक होती थी ऑफिशियल। अनऑफिशियल लूट थी, किसी के भी घर में घुसो, लूट के ले आओ। और ऑफिशियल लूट कैसी थी? भारत के लोगों पर टैक्स लगाओ और लूट के ले जाओ।
एक लूट किया अनऑफिशियल अंग्रेजों ने, दूसरा किया ऑफिशियल टैक्स लगा के। ये जो टैक्स वाली लूट शुरू हुई ये 1840 से शुरू हुई। 1840 के पहले बिना टैक्स वाली लूट थी जो मैं बताया रॉबर्ट क्लाइव की। 1840 में क्या हुआ ये कि यहां रॉबर्ट